फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार की जीएसटी से होने वाली आय में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस महीने राज्य को जीएसटी से 7,202,36,000 रुपए का राजस्व मिला है, जो फरवरी 2025 के 6,847,67,000 रुपए से करीब 355 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार फरवरी 2026 में प्रमुख कर और करेत्तर मदों से कुल 18,412,25,000 रुपए की आय हुई है, जबकि फरवरी 2025 में यह 17,997,07,000 रुपए थी। वैट और आबकारी से राजस्व में हल्की गिरावट रही, लेकिन स्टाम्प व निबंधन और परिवहन विभाग की आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही वित्तीय वर्ष 2025-26 में फरवरी तक प्रदेश को कुल 1,96,653,027 रुपए का कर राजस्व प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए संपत्ति और निवेश से जुड़े नियम सख्त करने जा रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत यदि कोई कर्मचारी एक साल में 6 माह के मूल वेतन से अधिक राशि शेयर, स्टॉक या अन्य निवेश में लगाता है तो उसे इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही 2 माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति के लेन देन की सूचना भी देनी होगी। नए नियमों के अनुसार अब सभी कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना पड़ेगा, जबकि पहले यह घोषणा हर 5 वर्ष में की जाती थी। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। गरीबों के इलाज के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट की जांच में गोमती नगर के शानिया स्कैन अस्पताल में पोर्टल पर 592 मरीज भर्ती दिखाई गए हैं, जबकि मौके पर सिर्फ 40 मरीज मिले। अस्पताल की क्षमता 28 बेड की है। मरीजों की कीमोथेरेपी और पीईटी जांच भी दर्ज थी, लेकिन जांच में ऐसा कोई इलाज नहीं मिला। कई अस्पतालों में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिले और मानकों का उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों ने संबंधित अस्पतालों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिनमें से 30 को मंजूरी दी गई है। सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विक्रेता के नाम का खतौनी से मिलान अनिवार्य कर दिया है। साथ ही सीएम ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा और 12,200 गाँव में पहली बार 28 सीटर बसें चलेंगी। इसके अलावा ओला और उबर जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के लिए राज्य में पंजीकरण, ड्राइवर्स का मेडिकल टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। सरकार जल्द अपना परिवहन ऐप भी लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा निवेश का बड़ा केंद्र बनाने के लिए 7 मई से 9 मई 2026 तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी एनर्जी एक्सपो 2026 का आयोजन किया जाएगा। पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और राज्य सरकार के सहयोग से होने वाली इस 3 दिवसीय एक्सपो में भारत और विदेशों से 150 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सौर ऊर्जा की नई तकनीकों, नीतियों और निवेश के अवसरों पर चर्चा होगी। अधिकारियों के अनुसार पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना से घरों, किसानों और उद्योगों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में ऊर्जा सुरक्षा व औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस मिल गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह लाइसेंस सौंपा। इसके साथ ही एयरपोर्ट संचालन की दिशा में बड़ा कदम पूरा हो गया है। अधिकारियों के अनुसार अब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से अंतिम सुरक्षा मंजूरी मिलते ही एयरपोर्ट के उद्घाटन और वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत की तारीख तय की जाएगी। यह एयरपोर्ट 4 चरणों में विकसित हो रहा है और पहले चरण में इसकी क्षमता करीब 1,02,00,000 यात्रियों प्रति वर्ष होगी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश, रोजगार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मध्यपुर में चल रहे आयरन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के असर के बीच लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने की शिकायतें बढ़ रही हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी में 5 से 7 दिन तक की देरी हो रही है, जबकि सामान्य तौर पर यह 2 से 3 दिन में मिल जाता था। गैस एजेंसियों के अनुसार सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन स्टॉक सीमित होने के कारण डिलीवरी प्रभावित हो रही है। देरी के कारण गृहिणियों और परिवारों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
अखिलेश यादव ने बाजार में आलू के गिरते दाम को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कीमतें कम होने से किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है। उन्हें आरोप लगाया कि किसानों को उनकी लागत तक नहीं मिल पा रही है और सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की नीतियों से किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने और किसानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश है। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार राज्य के मदरसों को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत कामिल और फाजिल कक्षाओं की परीक्षाएं अब विश्वविद्यालय के माध्यम से कराई जा सकेंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973 में संशोधन की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इससे मदरसों के छात्रों को बेहतर मान्यता और रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से लगभग 16,500 मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े मामले में प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट से मांग की है कि शंकराचार्य को विदेश जाने से रोका जाए और उनका पासपोर्ट व वीजा जब्त किया जाए। उनका आरोप है कि गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा के बहाने वे देश जा सकते हैं। अर्जी में यह भी कहा गया कि यात्रा के दौरान नाबालिग पीड़ित बटुओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द निर्णय आने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिलहाल इंतजार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। अभी भाजपा व केंद्रीय नेतृत्व चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। वर्तमान में यूपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत 53 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्र में मंत्री बनने के कारण जितेंद्र प्रसाद का पद खाली हुआ है और कुछ अन्य पद भी रिक्त है, लेकिन विस्तार फिलहाल टलता दिख रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी की मां सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हम सब की मां है और मातृशक्ति का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वामी जी ने बयान देने वाले मौलाना को चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी टिप्पणी से बचने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में मां का दर्जा सबसे ऊंचा बताया गया है। यह बयान उनकी चल रही गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा के दौरान सामने आया है। नंद किशोर गुर्जर को पाकिस्तान के पेशेवर से व्हाट्सएप कॉल कर बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। कॉल करने वाले ने अपना नाम अरमान अली बताया और जनसभा के दौरान हमले की चेतावनी दी है। उसने हाल ही में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए हमले और उसके बाद हुई पुलिस मुठभेड़ का भी जिक्र किया है। कॉल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही गई। विधायक ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है और जाँच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा किसान अभियान के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए बड़ा अवसर दे रही है। योजनाओं के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर में कारोबार शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इस लोन के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी और स्वीकृत प्रोजेक्ट पर 10% मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी। योजना के लिए 21 से 40 वर्ष आयु के ऐसे युवा आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 8वीं पास की हो। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट msme.up.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 11 मार्च 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर समेत कई जिलों में दिन के समय तेज धूप निकल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं जताई गई है। दिन में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।